Hello friends, welcome back to my channel Gain Win with हिमांशी ऋषि। आज की वीडियो में हम एक और मॉक टेस्ट के साथ आए हैं EMRS के जनरल पेपर के लिए। बेसिकली इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एजुकेशनल करंट अफेयर से और जीके से, एक्सपीरियंशियल एंड केस स्टडी बेस्ड पेडागोजी से, NEP 2020 एंड ICT से। ज़रूर अपना स्कोर आप मेंटेन करिएगा एंड एंड में ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर शेयर करिएगा। मोर ओवर, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा एंड यस, इस वीडियो से ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो का पार्ट 6 है मॉक टेस्ट का। इससे पहले मैं जनरल पेपर के ही EMRS के एग्ज़ाम के और 5 मॉक टेस्ट्स लेकर आ चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने कोई नहीं देखा या कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट का आप देख सकते हैं, उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, under the chairmanship of whom Committee for Evolution of the New Education Policy submitted its report in May 2016? किसकी चेयरमैनशिप के अंदर जो NEP 2020 लाने का, मतलब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाने का आइडिया या फिर प्रस्ताव आगे रखा गया, वो किसकी चेयरमैनशिप के अंदर रखा गया? मोस्टली ये कस्तूरी रंजन वाला आंसर सबको पता है, बट ये वाला आंसर बहुत ही कम एस्पिरेंट्स को पता होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें रखा है। 4 ऑप्शन है, लेट श्री TSR सुब्रमण्यम, DR कस्तूरी रंजन, रीना रे या श्री संजय धोत्रे। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A, दैट इज लेट श्री TSR सुब्रमण्यम। इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर जो NEP मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बदलाव लाने का, चेंज करने का जो आइडिया आया वो इन्हीं की चेयरमैनशिप के अंदर आया। ये क्वेश्चन NEP और करंट अफेयर्स दोनों ही अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, Dash will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP 2020। हमें बताना है NEP 2020 के तहत या फिर उसके अकॉर्डिंग NEP 2020 के एक एपेक्स बॉडी क्रिएट करी जाएगी रिसर्च कल्चर के लिए। उसका बेसिकली हमें नाम बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, नेशनल कमीशन फाउंडेशन, हायर कमीशन फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है C ऑप्शन, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये एक ऐसी एपेक्स बॉडी है जिसे NEP 2020 के अंडर क्रिएट किया है। क्यों? फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम्स नेम हैज़ बीन चेंज्ड टू। मिड डे मील स्कीम, आई होप सबने सुना ही होगा इस स्कीम के बारे में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को फ्री खाना बांटते हैं 8वीं क्लास तक, ठीक है, 9वीं 10वीं को नहीं बंटता है खाना। मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज करके क्या नया नाम रख दिया गया है? अगेन 4 ऑप्शंस वी हैव, पोषण स्कीम, PM पोषण स्कीम, फुल मील स्कीम या फिर नन ऑफ द अबव। कौन सा आंसर इसमें से करेक्ट है? आंसर B, दैट इज ऑप्शन B, PM पोषण स्कीम इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के PM पोषण स्कीम रख दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
In which state of India the first ever international conference on voter education was organized by the Election Commission? कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर इंडिया में पहली बार के लिए एक ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है जिसने बात करी है वोटर एजुकेशन के अंदर स्कूल्स में, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इसे ऑर्गेनाइज करेगा और ये इसने क्या अभी हाल ही में 2023 में इसके बारे में बहुत चर्चा हुई है और गवर्नमेंट स्कूल्स में ये इम्प्लीमेंट भी हो गया है। तो हमें बताना है कौन सी स्टेट के अंदर वोटर एजुकेशन भी दी जाएगी बच्चों को। सो 4 ऑप्शंस हैं, मुंबई, कैलकाटा, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ न्यू दिल्ली। जी हाँ, न्यू दिल्ली में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, काफ़ी स्कूल्स के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि आप एक इलेक्टोरल रूम बनाओ, जैसे कि उसमें वो जो मशीन होती है जिसमें वोट्स डालते हैं वैसी मशीन रखो, एक अपना डेमोक्रेसी रूम बनाओ, ठीक है। सोशल साइंस रूम नहीं बट एक डेमोक्रेसी रूम जिसमें बच्चों को इलेक्शन से रिलेटेड हम एजुकेशन दे सके। सो ये फर्स्ट स्टेट कौन सी है, या फिर हम यूनियन टेरिटरी बोलेंगे, न्यू दिल्ली में ये इनिशिएट हुआ है, इसकी शुरुआत हुई है वोटर एजुकेशन से रिलेटेड। तो आप भूलना मत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान प्रोजेक्ट एड्रेसेस द गैप्स बिटवीन स्कूल एंड एजुकेशन एंड डैश एजुकेशन। एक प्रोजेक्ट है उड़ान प्रोजेक्ट करके, वो कौन से गैप्स मतलब किन चीज़ों को ओवरकम करने की बात करता है। एक तो स्कूल एजुकेशन और किसकी वो हमें बताना है। सो साइंटिफिक एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन, आर्टिस्टिक एजुकेशन या फिर नन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ इंजीनियरिंग एजुकेशन। सो उड़ान प्रोजेक्ट एक तो स्कूल एजुकेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन को पास लाने की कोशिश करता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो गैप हटाने का क्या मतलब है कि इन दोनों को पास लाने की कोशिश करता है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ बेसिकली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है। हम इसके बारे में अभी और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which strategic nation building initiative नीति आयोग launched to mentor students? नीति आयोग ने स्टूडेंट्स को मेंटोर करने के लिए, उन्हें गाइडेंस देने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी या फिर कौन सा प्रोग्राम स्कीम आप सोच सकते हैं लॉन्च किया है। मेंटोर इंडिया कैंपेन। सो बेसिकली ये कैंपेन है, प्रोग्राम है, कैंपेन प्रोग्राम एक ही चीज़ है। स्टूडेंट इंडिया कैंपेन, टीचर इंडिया कैंपेन या फिर कोच इंडिया कैंपेन। अगेन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अच्छा, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ से। सो नीति आयोग द्वारा जो मेंटोर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब जो स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए, मेंटोर करने के लिए जो प्रोग्राम या फिर कैंपेन स्टार्ट किया गया था वो था मेंटोर इंडिया कैंपेन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिपोर्ट इज द फर्स्ट स्टडी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन अ नेशनल लेवल? ऐसी कौन सी रिपोर्ट थी जिसने पहली बार एलिमेंट्री एजुकेशन की स्टडी की थी नेशनल लेवल पे? सो नॉट स्टैटिक बट बेसिकली एजुकेशनल जीके से ये क्वेश्चन लिया गया है, नॉट करंट अफेयर बट एजुकेशनल जीके। सो 4 ऑप्शंस है, हाटोंग कमेटी, हंटर कमीशन, वार्धा स्कीम या फिर सर्जेंट रिपोर्ट। अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है मेरी, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई एम श्योर। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है वर्धा स्कीम। सो 3 ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन टीचर्स डे 2017 विच पोर्टल प्रोवाइडिंग नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स वॉज लॉन्च्ड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीचर्स डे 2017 में, ठीक है, जो टीचर्स डे हुआ था उसमें एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल को
लॉन्च किया था, किसके लिए? टीचर्स के लिए। सो उस प्रोग्राम का, उस डिजिटल पोर्टल का क्या नाम है? दीक्षा, शिक्षा, ज्ञान या फिर शक्ति। सो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट है। सो जिस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1, दैट इज दीक्षा। What is the full form of परख in NEP 2020? NEP 2020 भी हमारे एग्ज़ाम में आ रहा है 5 नंबर का। बहुत सिंपल ईजी टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 5 मार्क्स देयर। NEP 2020 के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस बना रखी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी देन प्लीज़ डू वॉच इट। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। उसमें हमने ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर कर रखा है। NEP क्या है, MCQs NEP से रिलेटेड जितने भी बन सकते हैं। देन FLN एक अलग टॉपिक है। NEP के अंदर सबसे बड़ा टॉपिक है FLN। KVS वालों बच्चों ने पढ़ा होगा ये टॉपिक, जो एस्पिरेंट्स थे KVS के, उन्होंने अलग से FLN का टॉपिक दिया हुआ था। उस पर भी मैंने 2 से 3 वीडियोस बनाई हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि FLN है क्या, क्या उसका काम है, एम है, ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है, सो अभी आते हैं परख की तरफ कि परख है क्या NEP 2020 के अंदर। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस एनालिसिस, असेसमेंट, रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। Performing, analyzing, assessing, reviewing and assessing knowledge for holistic development. So आप देख सकते हैं सारे ही जो ऑप्शंस है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, राइट। सो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज अगर आपको आंसर पता है आप 2 सेकंड में मार्क कर लोगे। सो परख की जो फुल फॉर्म है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालाइज ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। परख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। NVS वाला सिलेबस है। NVS में एडुकेशन करंट अफेयर्स में 1-2 क्वेश्चंस आए थे जिसमें सीधा सीधा फुल फॉर्म ही पूछ रखी थी। एक FLN की फुल फॉर्म क्या है, जैसे कि परख की तो नहीं आई है, बट और भी निपुण की आई थी। यस, निपुण भी NEP 2020 का पार्ट है, और ये करंट अफेयर्स के अंदर ही आता है कि निपुण की क्या फुल फॉर्म है। सो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE students can now learn in 22 languages including dash language, says the education minister. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन है वो, अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। सो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, CBSE स्टूडेंट्स कैन लर्न इन 22 लैंग्वेजेस। जो CBSE के स्टूडेंट्स हैं अब वो 22 लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हैं, अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। इससे पहले जो उन्हें एग्ज़ाम देने होते थे वो हिंदी या इंग्लिश में देने होते थे, जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज था हिंदी था या फिर इंग्लिश था। अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने हाल ही में बोला है कि बच्चे अपनी मदर टंग में पढ़ सकते हैं, और ये 22 लैंग्वेजेस जो शेड्यूल में हैं उन्हीं 22 लैंग्वेज में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं अपना। ठीक है, सो इन चारों में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है? सो 4 ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ पे, फ्रेंच, भोजपुरी, उड़िया या फिर नन ऑफ द अबव। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। सो उड़िया में भी अब बच्चा अपना एग्ज़ाम दे सकता है, और ये हाल ही में किसने बोला है? एजुकेशन मिनिस्टर ने। सो अब हमारा ICT का सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। सो 10 क्वेश्चंस अब हम ICT के डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक प्रैक्टिस सेट है जहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कमांड दैट मर्जेस द कंटेंट्स ऑफ वन फाइल टू अनदर इज, हिंदी में भी लिखा, पढ़ सकते हैं। एक फाइल की सामग्री को दूसरी में
विलीन करने के लिए दिया जाने वाला कमांड है। 4 ऑप्शंस है, अपेंड, रीनेम, रिस्टोर या फिर ऐड। जल्दी से आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज अपेंड। अपेंड का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज में एडिशन करना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। हमारा 21st का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी what is the full form of ASCII in English? हमें ASCII की फुल फॉर्म बतानी है ICT के अंदर। 4 ऑप्शंस है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरचेंज या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज। आप खुद से क्वेश्चन पढ़िए, आप आंसर डिसाइड करिए और फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनली यूज्ड अब्रीविएशन ISP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन आई रिमेंबर, ये मैंने आपको पहले करवा रखा है जिस वीडियो में मैंने अब्रीविएशंस एंड फुल फॉर्म करवाई थी। ISP की फुल फॉर्म बतानी है। 4 ऑप्शंस है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंट्रानेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिस्टम प्रोवाइडर या फिर इंट्रानेट सिस्टम प्रोवाइडर। जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आई होप आप अपना स्कोर मेंटेन कर रहे हैं। एंड में ज़रूर शेयर करिएगा अपना स्कोर। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इम्पॉर्टेंट है और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और हम 13th क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे 23rd लिखा है बट हम 13th क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ फाइल नेम हैज अ डिफॉल्ट सुफिक्स .xls what will be the content of the file? जैसे कि हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ से वो एंड में कुछ ज़रूर लिखा आता है, जैसे कि x.xls, PPT का भी कुछ ऐसा ही होता है। तो बेसिकली हमें बताना है ये सुफिक्स किस फाइल को सेव करने के लिए आता है। एन ऑडियो क्लिप, अ स्प्रेडशीट, अ वीडियो क्लिप, अ वर्ड डॉक्यूमेंट। जल्दी से आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं बट खुद से। जो सेकंड ऑप्शन है अ स्प्रेडशीट, वो बिल्कुल करेक्ट है। जब भी हम किसी भी स्प्रेडशीट की फाइल को हम सेव करेंगे तो उसके पहले ये लिखा आता है .xls, फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी की फाइल नेम डाल सकते हैं। Next 15th question. Which HTML tag is used to make a text bold? टेक्स्ट को बोल्ड किससे किया जाता है? हमें HTML टैग बताना है। बॉडी या फिर BR, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। अलग क्वेश्चन है थोड़ा। जल्दी से अपना आंसर चूज कर लीजिए। बी सेकंड ऑप्शन है, इससे हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं।
25 का बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडिंग अ फ्रेम टू अ ग्रुप ऑफ स्टेशन इज। नेक्स्ट मैं हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? सिंगल कास्टिंग, स्प्रेडिंग, मल्टी कास्टिंग या फिर कास्टिंग। ये सारे ही क्वेश्चंस आईसीटी के हैं। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जल्दी से अपना पहले आंसर चूज करिए। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, servers are computers that provide resources which are connected to a client, network, supercomputer, mainframe। तो सर्वर से क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली सर्वर क्या है? वो किसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं? क्लाइंट को, नेटवर्क को, सुपर कंप्यूटर को या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर को। इजी क्वेश्चन है ये। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है नेटवर्क, दैट इज बी ऑप्शन। सो जो सर्वर्स होते हैं वो नेटवर्क को सर्विस देते हैं। अगर सर्वर ही डाउन है, नेटवर्क ही नहीं चलता, आई होप आपको ये चीज़ पता होगा। ठीक है, जैसे कि आप कोई फॉर्म भर रहे हो और कहते हैं कि फॉर्म भरा नहीं जा रहा। अगर कोई गवर्नमेंट उसका रिजल्ट निकलता तो एकदम से खुलता नहीं है। सीबीएसई का भी जैसे 10th-12th का जब रिजल्ट आता है, इट टेक्स टाइम टू ओपन। तो सब यही कहते हैं कि सर्वर डाउन है, तो मतलब नेटवर्क नहीं पहुंच रहा, इसकी वजह से वो खुल नहीं रहा। सो बी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट। इन चारों में से कौन सा एक प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से एक वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता? नॉट है नोटपैड, अडोब एक्रोबैट रीडर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर वर्ड पैड। सो किसकी वजह से वर्ड, एमएस वर्ड पे डॉक्यूमेंट नहीं बन सकता? अपना आंसर चूज करिए। सो इजी है ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सेकंड जो बी ऑप्शन है, अडोब एक्रोबैट रीडर, नाम से ही पता चल रहा है ये तो रीडर है। ठीक है, इससे हम वर्ड का डॉक्यूमेंट नहीं बना सकते। सो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM and the preparing the system of users to run application when the computer is switched on is called ऑपरेटिंग, बूटिंग, ओपनिंग या फिर स्टार्टिंग। आप इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए खुद से अगर चाहते हैं तो, और जल्दी से फिर आप अपना आंसर डिसाइड करिए, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी इस क्वेश्चन का। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज बूटिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। अब देखो, बाइनरी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेज को क्या कहते हैं? बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, और बाइनरी लैंग्वेज क्या है? ये नंबर्स की लैंग्वेज है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है बाइनरी नंबर कौन से है। 1000101, B2341, C101, C11, D 5F6034। अपना आंसर चूज करिए, फिर हम जल्दी से आंसर रिवील करेंगे। अच्छा, कमेंट में ये बताना आपको आईसीटी के क्वेश्चंस कैसे लगे। नॉट ओनली आईसीटी बट सभी के, बट ये भी बताना कि क्वालिटी कैसी थी क्वेश्चंस की। अच्छा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ए ऑप्शन, दैट इज 100101।
अब देखो बाइनरी लैंग्वेज क्या है, कंप्यूटर को सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज कुछ नहीं है बट ये 1-0, 2 नंबर्स की लैंग्वेज है, 1 और 0। तो और आप ऑप्शन देखिए, किसी में C दे दिया अल्फ़ाबेट, किसी में 5 दे दिया, तो ये सिर्फ 1 और 0 की ही लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज। सो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस से मिलेंगे, 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू। हिंदी में आप खुद पढ़ सकते हैं। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए इनकरेज करती है, ये हमें बताना है। डेवलप स्किल्स, एक्सेप्टेंस फॉर मिस्टेक्स, अप्लाई नॉलेज, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। मेरी अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, वहीं से ही मैंने क्वेश्चन लिया और मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसकी थ्योरी, दोनों की थ्योरी को, स्टेप्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या, जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि किन चीज़ों के लिए इनकरेज करते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया था। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है 4th ऑप्शन, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। सो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी स्किल्स डेवलप करती हैं, बच्चे अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना सीखते हैं और अपनी नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना भी सीखते हैं। सो इसलिए 4 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ केस स्टडी बेस्ड। हमें 4 स्टेप्स दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा केस स्टडी बेस्ड का स्टेप नहीं है। क्रिएटिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का पहले से ही अनुमान लगा लेना। हिंदी में से बोलते हैं परिकल्पना बनाना, ठीक है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, क्या हम इसमें रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं? ऑब्जर्वेशन होती है। इम्पार्टिंग नॉलेज थ्रू डिफरेंट टीचिंग एड्स, मतलब हम बच्चों को पढ़ाते हैं केस स्टडी में, ठीक है, डिफरेंट मेथड से। सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, केस स्टडी में हम पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि हम खुद उस बच्चे के बारे में जानते हैं। अब हम सारे ही ना स्टेप्स पढ़ लेते हैं, केस स्टडी में स्टेप्स क्या क्या हैं। सो बेसिक 5 स्टेप्स है केस स्टडी में। सबसे पहले है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द केस, मतलब अगर हमारे पास एक केस स्टडी हमें जिसको करना है, सबसे पहले तो हमें जो उसका प्रेजेंट सिनेरियो है, अगर हम बच्चे की केस स्टडी करना चाहते हैं, पहले बच्चे का दिमाग का संतुलन और वो क्या है, पहले तो जो बच्चे का प्रेजेंट स्टेटस है ना, उसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर क्रिएटिंग हाइपोथेसिस, मतलब अगर बच्चे को जो भी प्रॉब्लम है या किसी भी चीज़ में जो भी हमारा पर्टिकुलर है जिसकी हम केस स्टडी कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हम हमेशा कोई प्रॉब्लम है तभी तो हम उसकी जांच करेंगे ना। तो केस स्टडी में बच्चे की ही करेंगे, क्योंकि आप टीचर के उससे ही पढ़ रहे हैं, तो हम केस स्टडी अपने बच्चे की करेंगे। सो जो पहले तो हम उसको देखेंगे वो है क्या, अभी उसका मानसिक संतुलन या फिर उसका अभी क्या स्टेटस है। सेकंड कि ठीक है, जो उसकी प्रॉब्लम है उस हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इसके घर में प्रॉब्लम हो, शायद इसका जो पीयर ग्रुप है, मतलब जो इसके फ्रेंड्स हैं, वो अच्छे बिहेव ना करते हैं या इसका अच्छे लोगों में उठना बैठना नहीं है। तो बहुत सारे हम अनुमान लगा के कहीं लिख लेते हैं। फिर जो हमने अनुमान लगाए हैं, जो हमने हाइपोथेसिस क्रिएट करे हैं, उसको अब हम वेरीफाई करेंगे, क्या ये वाला सही है, क्या ये वाला सही है। अब हम वो कैसे हम अनुमान को वेरीफाई करेंगे? बच्चे से बात करके, उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के। हमने यही तो पढ़ा था, हम बच्चे की ऑब्जर्वेशन करके खुद, ठीक है, उसकी अलग अलग एस्पेक्ट्स को जान के ऑब्जर्वेशन करके तब हम उन हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम डायग्नोस और रिमीडियल मेजर्स, मतलब अब हमने प्रॉब्लम हाइपोथेसिस तो बना लिए कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, वेरीफाई भी कर लिए कि इसकी प्रॉब्लम इसकी वजह से, क्योंकि इसका फ्रेंड्स के साथ उतना बैठना इतने अच्छे नहीं है इसके फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम डायग्नोस हमने कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, वो उससे रिमीडियल मेजर्स देंगे। रिमीडियल मेजर्स का मतलब होता है कि आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी प्रॉब्लम है, अब हम उसको सजेशंस देंगे कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप ये चीज़ें करो, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद हम उसे फॉलो अप करेंगे। फॉलो अप मतलब
कि बच्चा कुछ बेटर हुआ या अभी भी वहीं पर ही है जहाँ पे हमने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, उसका प्रेजेंट सिनेरियो जो हमने देखा था अभी भी वही है या कुछ बेटर हुआ है रिमीडियल मेजर्स के बाद। सो बेसिक 5 स्टेप्स हैं, इसमें हम प्रिपेयर भी करेंगे रिपोर्ट। ऑब्वियसली केस स्टडी कोई भी हम कर रहे हैं, हम रिपोर्ट तो तैयार करेंगे ना, अपने दिमाग में सब कुछ थोड़ी ना लेकर बैठ जाएंगे, उसको हम कहीं लिखेंगे भी तो सही, रिपोर्ट भी तो बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन भी हमारा उसमें था ऑप्शन में, तो ऑब्वियसली केस स्टडी तो पूरी ऑब्जर्वेशन से ही रिलेटेड है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में भी ऑब्जर्वेशन होती है, दोनों में ही ऑब्जर्वेशन होगी। नेक्स्ट, केस स्टडीज़ आर, हमें बताना है कि केस स्टडी क्या है। 4 ऑप्शंस है। स्टडीज़ कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ये केस स्टडी, ये मतलब साइंस में होती है केस स्टडी, ऐसा है क्या? नहीं। इट इज़ एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशंस। ये एक इन डेप्थ मतलब गहराई से एग्जामिन करने वाली चीज़ है केस स्टडी। अब हम वो किसी की भी कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की, और उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या है बेसिकली। सो यस, ये हो सकता है सेकंड ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, अ रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन। एक रिपोर्ट है केस स्टडी कि ऑलरेडी एक सिचुएशन है, उसके बारे में रिपोर्ट पढ़ लो तो वो पता चल जाएगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है। केस स्टडी तो हमें खुद ही करना होता है, कोई रिपोर्ट से देख के हम थोड़ी ना केस स्टडी करेंगे। यहाँ पे हमें खुद ऑब्जर्व करना होता है अगर हम किसी की केस स्टडी कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन, स्पेशलाइज्ड रिसर्च इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। तो क्या केस स्टडी हेल्थ और सैनिटाइजेशन में, साफ सफाई के अंदर केस स्टडी हो सकती है, हेल्थ के अंदर हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी हो सकती है, बट ये है क्या, हमें ये बताना है। इट इज़ एन इन डेप्थ एग्जामिनेशन। हम डिटेल में किसी चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं, मतलब डिटेल में किसी चीज़ की हम जांच कर रहे हैं, ठीक है, और उससे संबंधित जितनी और भी चीज़ें हैं उन सभी की जांच कर रहे हैं। सो ये जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which approach to learning engages participants in activity, leads them to reflect on the activity critically and obtain useful insight and learning। मतलब कि हमें 4 एक लर्निंग अप्रोचेस दे रखी है और हमें बताना है इन चारों में से कौन सी एक ऐसी अप्रोच है जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है किसी एक्टिविटी पे और वो अपनी लर्निंग को खुद रिफ्लेक्ट कर सकता है। और इंसाइट, रिफ्लेक्ट और इंसाइट का मोर लेस और मोर एक ही मतलब है, मतलब कि उसने क्या सीखा वो उसको रिव्यू कर सकता है अपनी लर्निंग को, ठीक है। हमने पहली वीडियो में रिफ्लेक्ट का मतलब पढ़ा था, सिंपल लैंग्वेज में मतलब उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, डीप थिंकिंग करना। सो ऐसी कौन सी अप्रोच है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अगर बच्चा खुद करेगा, कुछ एक्सपीरियंस लेगा, तो वो उस पर सोच विचार करेगा, तब जाके उसको लगेगा हाँ इस एक्सपीरियंस से मैंने ये ऑब्ज़र्व किया और ये ऑब्ज़र्व करके मैंने इससे ये चीज़ सीखी। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन। वो एक ग्रुप वर्क कर रहा है, उसमें वो ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब डीप थिंकिंग करेगा। नहीं, टीम वर्क में कुछ बच्चे ज़्यादा करेंगे, कुछ बच्चे कम। पैसिव लर्निंग, पैसिव मतलब वो चुपचाप बस क्लास में बैठा हुआ है, टीचर पढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में क्या बच्चा कुछ सोचेगा? नहीं, बस वो चुपचाप सुनेगा कि टीचर क्या बोल रही है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? अवलोकन करना, मतलब किसी चीज़ को बस हम देख रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ हो रही है, बट हम किस चीज़ में थिंकिंग लगाएंगे? वो हम लगाएंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। ऑब्जर्वेशन भी ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ही पार्ट है। हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, फिर हमने उस एक्सपीरियंस को ऑब्ज़र्व किया, ऑब्ज़र्व करके हमने रिफ्लेक्ट किया, मतलब उसके बारे में सोचा, फिर हम कुछ कंक्लूजन पे आए। सो जिसमें हम रिफ्लेक्ट करेंगे वो है ऑप्शन ए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू नॉलेज इज़ एक्वायर्ड थ्रू। हम नई नॉलेज किससे एक्वायर करते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज से, मेमोराइजेशन से, एक्सपीरियंस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग,
या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से आप अपना आंसर डिसाइड करिए। सो जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, एक्सपीरियंसेस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग्स। सो हम जो नई नॉलेज एक्वायर करते हैं अपने न्यू एक्सपीरियंस से करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट और करेक्ट है। सो अब आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये मिलेंगे एनईपी से। सो एनईपी से मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ इम्पॉर्टेंट, अपनी नॉलेज टेस्ट करना कि आपको कितनी नॉलेज है। सो बेसिकली ये 26 क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले हम 25 क्वेश्चंस कर चुके हैं। सो एनईपी का पहला, बट वैसे इस वीडियो का 26th क्वेश्चन। एज पर एनईपी 2020 स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कार्ड विल बी रीडिजाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट? 340 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, हाफ डिग्री प्रोग्रेस कार्ड या फिर फुल डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। एनईपी के 2020 अकॉर्डिंग एक न्यू रिपोर्ट कार्ड जनरेट करी जाएगी। उस रिपोर्ट कार्ड का बेसिकली हमें यहाँ पे नाम बताना है। सो जल्दी से अपना आंसर आप डिसाइड कर लीजिए। आई होप आप स्कोर मेंटेन करके चल रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गो टू माई टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन थ्रू द लिंक। आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, दैट इज़ 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। सो रिपोर्ट कार्ड तो उन्होंने नाम ही नहीं रखा, अब रिपोर्ट कार्ड को बोलते हैं प्रोग्रेस कार्ड। सो 360 प्रोग्रेस कार्ड, अब न्यू रिपोर्ट कार्ड्स के नाम रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किस चीज़ पे जोर देती है, कैसे करिकुलम पे जोर देती है, वो हमें बताना है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, डीकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स या फिर रॉट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। द करेक्ट आंसर इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम। मतलब जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए और इतना स्टैंडर्ड भी नहीं बना देना चाहिए हाई लेवल का करिकुलम कि बच्चे उसे वहाँ तक उसे अचीव ही ना कर पाए। सो हमारा जो करिकुलम होना चाहिए एनईपी 2020 के हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए और ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो सिर्फ बच्चों के मार्क्स पे ही नहीं बट होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर शो कर सके, बात कर सके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस दैट एजुकेशन शुड बी, जो एनईपी 2020 है वो क्या कहती है कि हमारी एजुकेशन कैसे होनी चाहिए? फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक या फिर ओरिएंटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स। सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, मीन्स इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड। जो हमारी एजुकेशन है वो इंक्वायरी ड्रिवन होनी चाहिए और बच्चा खुद डिस्कवर करे, जिसमें उसको इतनी अथॉरिटी हो वैसी होनी चाहिए, ना कि बच्चे को एग्ज़ाम में रटना कैसे है ये हम सिखाए, ना कि टेक्स्ट बुक और टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस पे ही करे कि प्रैक्टिस करो, लर्न करो, टेस्ट दो। ऐसी एजुकेशन एनईपी 2020 के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 द फॉर्म ऑफ असेसमेंट इन स्कूल्स शुड शिफ्ट फ्रॉम डैश टू डैश। सो अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 इसके हिसाब से जो किस तरीके की इवैल्यूएशन को किस तरीके से चेंज किया जा सके, बेसिकली किस इवैल्यूएशन सिस्टम को कौन सा इवैल्यूएशन सिस्टम रिप्लेस करेगा ये हमें बताना है। शिफ्ट होगा, चेंज होगा। ए समेटिव फॉर्मेटिव, बी फॉर्मेटिव समेटिव, सी लर्निंग रॉट मेमोराइजेशन या फिर डी फ्लेक्सिबल अप्रोचेस टू रिजिड। जल्दी से आप अपना आंसर डिसाइड कर लीजिए।
सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज समेटिव फॉर्मेटिव। समेटिव से चेंज कर शिफ्ट होगा बेसिकली फॉर्मेटिव की ओर। समेटिव के होता है जब एनुअल एग्ज़ाम होते हैं सीधा, तब बच्चों की नॉलेज टेस्ट की जाती है थ्रू एनुअल एग्ज़ाम्स, ठीक है। पेन पेपर टेस्ट को हम कहेंगे समेटिव। वेराज इवैल्यूएशन थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है, बच्चे की प्रोग्रेस पता चलती रहती है। इसमें हम बच्चे को किसी भी तरीके से मार्क कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पेन पेपर टेस्ट लीजिए, बट आप उनसे क्विज ले सकते हैं, उनको असेसमेंट, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स कुछ भी दे सकते हैं टू टेस्ट देयर नॉलेज। सो इसीलिए समेटिव असेसमेंट से फॉर्मेटिव असेसमेंट की ओर चेंज होना चाहिए, बल्कि होगा अकॉर्डिंग टू NEP 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 the Indian education system produced great scholars such as Charka Nagarjuna, find out the odd one out। NEP 2020 के हिसाब से जो NEP 2020 की पॉलिसी है उसमें ये चीज़ रिटन में है कि जो हमारे कंट्री के ग्रेट स्कॉलर्स है लाइक चरका नागार्जुना, ठीक है, वो इंडिया के यूनिवर्सिटीज़, इंडिया के इंस्टीट्यूट से ही पढ़कर निकले हैं, ठीक है। तो उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी मेंशन है और उन स्कॉलर्स का नाम भी मेंशन है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से चारों में से स्कॉलर है जिनमें से किसी एक स्कॉलर का नाम मेंशन नहीं है NEP 2020 पॉलिसी के अंदर। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। एक तो हमें पता चल गया चरका नागार्जुना तो है ही, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। उनके अलावा और देखते हैं, आर्यभट्टा, वाराहमिहिरा, जेनोक्रेट्स या फिर भास्कराचार्य। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज जेनोक्रेट्स, ठीक है। जेनोक्रेट्स का जिक्र नहीं है NEP के अंदर, वेरास और जो स्कॉलर्स हैं इनका जिक्र है इस पॉलिसी में, NEP 2020 पॉलिसी के अंदर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, पूरे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं। ज़रूर आप अपना स्कोर चेक करिए, स्कोर मुझे बताइए कि आपका स्कोर कैसा रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे लगे, एंड ऐसे ही मैं हर रोज़, मेरी कोशिश रहेगी मैं ऐसे ही न्यू मॉक टेस्ट्स के साथ फॉर जनरल पेपर आती रहूँ आपके EMRS के एग्ज़ाम के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर upcoming exam।